नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए यूनिट 8 की दूसरी क्लास है, जिसमें हमें चर्चा करना है नियुक्तियों के बारे में, जो कि वर्ष 2022-23 के आसपास की गई थी, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में की गई नियुक्तियों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था कि कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर है हंगरी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में हुई प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। एक तरफ नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ किस पद पर संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति की गई है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, मनोहर ममतानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कार्यवाहक कौन? मनोहर ममतानी राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। दोस्तों, इन नामों को हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर रिवीजन के परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को देखना है। फिर देवेंद्र मोरे, दोस्तों ये राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष। डॉक्टर निशांत खरे राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। एस के पालू मध्य प्रदेश उप लोकायुक्त हैं। रविकरण साहू तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हरि नारायण चारी मिश्र ये भोपाल के कमिश्नर हैं, ये पहले कमिश्नर थे इंदौर के। फिर मकरंद देउस्कर इंदौर के कमिश्नर हैं, पहले कमिश्नर थे भोपाल के। फिर अभिषेक सिंह की बात करें तो दोस्तों निर्वाचन आयोग के सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश अतिरिक्त महाधिवक्ता अर्चना खेर है। नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि पहली महिला है जो इस पद को सुशोभित कर रही हैं। अर्चना खेर मध्य प्रदेश अतिरिक्त महाधिवक्ता। फिर बात करते हैं भारत में नियुक्तियों की। एस दुबे, दोस्तों इन्हें लेखा महानियंत्रक सीजीए बनाया गया है। किस जिले से इनका संबंध है, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर दोस्तों वी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। फिर के.वी. शाजी नाबार्ड के अध्यक्ष। ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष। याद रखें दोस्तों, के.वी. शाजी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बबीता सिंह नई वैश्विक शांति राजदूत हैं। आर.के. सिंह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष। अमित अग्रवाल यूआईडीएआई के सीईओ हैं। फिर दोस्तों न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं। हंसराम गंगाराम अहिर यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अमिताभ कांत की बात करें तो भारत की ओर से G20 शेरप्पा बैठक में इन्होंने अध्यक्षता की। इसके पहले ये किस पद को सुशोभित कर रहे थे, इस बात को भी कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर इसके अलावा विवेक भासीन दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक बनाए गए। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विश्व में नियुक्तियों की चर्चा करते हैं। दोस्तों बिना रिवीजन किए हुए जल्दी जल्दी हमें इस सीरीज को खत्म करना है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक में टिक करते जाएं या वीडियो को दोबारा देख लें। फिर दोस्तों भारत में नियुक्ति के बाद यदि हम बात करें विश्व में नियुक्ति की, तो अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं, इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों इसको याद करने की निमोनिक्स की चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी है। जिन्होंने भी वह वीडियो नहीं देखा उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें। डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक जिसे हम कहते हैं, उसकी अध्यक्ष। फिर बेनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत है यूनिसेफ की। आयशा मलिक
पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक। डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, डीना पेरू। नताशा प्रिकमुसर स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, नताशा स्लोवानिया, नताशा स्लोवानिया। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय मूल के हैं, 57वें क्रम के हैं। जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, मेलोनी। ठीक। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। फिर दोस्तों जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 46वें। और दोस्तों जिल बाइडेन ये अमेरिका की प्रथम महिला है। ठीक। यदि बात करें सुमन कुमारी की, तो दोस्तों सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं। फिर सौम्या स्वामीनाथन, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। यह WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। WHO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर बात करते हैं पद्म लक्ष्मी। ये सद्भावना राजदूत हैं UNDP की। इसका फुल फॉर्म बताएं, कब स्थापना हुई थी, कहां पर मुख्यालय है, ये सारी चीजें आप बताएं। पद्म लक्ष्मी सद्भावना दूत हैं UNDP की। फिर बारी आती है अंशुला कांत की। दोस्तों ये विश्व बैंक समूह में प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। कौन? अंशुला कांत। इनके नाम को आपको ध्यान रखना है। फिर अरुण सुब्रमण्यम, ये पहले भारतीय अमेरिकी जिला न्यायाधीश हैं न्यूयॉर्क कोर्ट में। कौन? अरुण सुब्रमण्यम। फिर बात करते हैं थर्मन सनमुगरत्नम की। दोस्तों यह सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। थर्मन आप सीधा याद रखें, थर्मन कौन है? सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। फिर सैंटियागो पेना, ये पराग्वे के राष्ट्रपति हैं। पी से पेना, पी से पराग्वे। ठीक है। फिर पेटेरी ओरपे, ये फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कौन? पेटेरी ओरपो फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं। पेना पराग्वे, पेटेरी ओरपो फिनलैंड। याद रखना है दोस्तों, पेना और पेटेरी में कंफ्यूज नहीं होना। पेना पराग्वे के राष्ट्रपति हैं और पेटेरी फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं। फिर ब्रजेंद्र नवनीत, यह WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। दोस्तों जब कोई भी संगठन आए तो आप इसको समझ जाएं कि आपको उसका सन बताना है, कब स्थापना हुई थी, उसका मुख्यालय बताना है, उसका फुल फॉर्म बताना है। इतनी चीजें आपको बताना ही है। जैसे आया WTO। अब WTO में हमने क्या देखा? WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ब्रजेंद्र नवनीत हैं। आपको बताना क्या है? WTO की स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहां पर है, फुल फॉर्म क्या, और जो भी फैक्ट आप बता सकते हैं वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, इन सभी बिंदुओं को आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लें। ठीक है। फिर बात करते हैं इंदरमीत गिल, ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। कौन? इंदरमीत गिल। फिर दोस्तों सामिया सुलुह हसन, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ध्यान रखना है, सामिया तंजानिया, दोनों में या लास्ट में आ रहा है, राइमिंग मैच हो रही है। सामिया तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। उम्मीद है इतनी चीजें आपको ध्यान रहेंगी। अब बात करते हैं नवगठित जांच समितियों की। सबसे पहले जो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एक साइड उद्देश्य है, दूसरी साइड समिति, आयोग या अध्यक्ष का नाम है। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति किससे संबंधित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है। फिर बात करेंगे अजय लांबा आयोग की। तो मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। फिर बारी आती है प्रदीप नंदराजोग समिति, डिफाल्टरों के पैसों की वसूली हेतु। दोस्तों डिफाल्टर क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, और ध्यान रखें डिफाल्टरों से पैसों की वसूली के लिए प्रदीप नंदराजोग समिति का गठन किया गया था। प्रदीप नंदराजोग आए तो आपको डिफाल्टर से कनेक्ट करना है। फिर दोस्तों इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना समिति, ये क्यों गठित की गई थी दोस्तों? आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक हुई थी, उसकी जांच के लिए बनाई गई है इंदु मल्होत्रा समिति और सुधीर
कुमार सक्सेना समिति। दोस्तों इंदु मल्होत्रा के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं हमने क्या चर्चा की थी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखें, फिर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी, 2 समितियां बनाई गई इनके नाम पर या इनकी अध्यक्षता में। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति बनाई गई पीएम नरेंद्र मोदी समिति, और दूसरी बनाई गई स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाने हेतु समिति। फिर दोस्तों अजय भल्ला समिति, भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण के लिए बनाई गई अजय भल्ला समिति। क्यों बनाई गई अजय भल्ला समिति? भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण के लिए। फिर मुकुंदकम शर्मा समिति, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति है मुकुंदकम शर्मा समिति। कौन सी समिति? मुकुंदकम शर्मा समिति, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं निधन और शोक संदेशों की, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, और जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी। सबसे पहले बात करेंगे हम, नाम देखेंगे संबंधित व्यक्ति का, निधन किस तिथि को हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है, और कोई विशेष तथ्य यदि उनके संबंध में है तो उसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। शुरुआत होगी स्वर कोकिला लता मंगेशकर से। इनका निधन हुआ था दोस्तों 6 फरवरी 2022 को। हम सभी जानते हैं विख्यात गायिका हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वास्तविक नाम है हेमा, ठीक, ध्यान रखना है लता मंगेशकर जी के बारे में। गायिका हैं, 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वास्तविक नाम है हेमा। फिर बात करते हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की। इनका निधन 11 सितंबर 2022 को हुआ। दोस्तों ये तिथि यदि आप याद ना कर पा रहे हो तो इसका टेंशन आपको ज्यादा नहीं लेना है। आपको इनके संबंध में क्षेत्र का ध्यान रखना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, और जो विशेष तथ्य है उसे भी ध्यान रखें। हालांकि लता मंगेशकर जी का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ, इस तिथि को आप जरूर याद रखें। फिर बात करते हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की। इनका क्षेत्र है आध्यात्म, सिविनी में जन्मे हैं, आपको ये तथ्य भी याद रखना है, और ज्योतिष पीठ द्वारिका पीठ के प्रमुख रहे हैं। फिर निर्मला बुच, हम सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों, प्रशासन से संबंधित है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव है। प्रश्न बन सकता है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है, तो आपको आंसर करना होगा निर्मला बुच। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस एवं पहली महिला आईपीएस कौन है। फिर दोस्तों वेद प्रताप वैदिक, इनका संबंध पत्रकारिता से है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रख लेना है। फिर अशोक जगदले, खेल, दोस्तों ये क्रिकेटर थे, खेल इनका क्षेत्र है, और दोस्तों मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं कौन? अशोक जगदले जी। इतना आपको ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों आरसी लाहौटी न्यायाधीश रहे हैं, 35 में मुख्य न्यायाधीश। इनका जन्म गुना में हुआ था, ध्यान रखना है। आरसी लाहौटी, पूरा नाम यदि आप बता पाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म या पूरा नाम इनका दिया जा सकता है। ध्यान रखें भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, गुना में इनका जन्म हुआ है। फिर शरद यादव, राजनीति से संबंधित हैं, जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। राहत इंदौरी, हम सभी जानते हैं इनके बारे में, शायर और गीतकार हैं। 1985 में मध्य प्रदेश के भोज विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की है। यदि इनकी 2-4 लाइनें आपको पता हो, जैसे बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा टाइप, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, राहत इंदौरी जी की, ठीक, ध्यान रखें इनके बारे में। फिर ओम प्रकाश कोहली, ये दोस्तों न्यायाधीश हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ओम प्रकाश कोहली, ओपी कोहली भी आपको दिया जा सकता है। फिर मन्नू भंडारी दोस्तों कहानीकार हैं, मंदसौर में जन्मी है, वास्तविक नाम है महेंद्र कुमारी। इनकी 1-2 कहानियों का यदि नाम आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, ताकि दूसरे विद्यार्थी कमेंट पढ़ के भी ज्ञान प्राप्त कर सकें।
ठीक है, उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। और यदि आपको इन वीडियोस से बेनिफिट मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी इन वीडियोस को बाकी विद्यार्थियों तक भी शेयर करना है, ताकि वे भी इन वीडियो सीरीज का लाभ उठा पाए और उनको भी उनके एग्जाम में काफ़ी सहूलियत हो तैयारी करने में। ठीक है, हमने अब तक चर्चा करी मध्य प्रदेश के संबंध में। अब हमें देखना है भारत में हुए निधन के बारे में, जो प्रमुख व्यक्ति है उनके संबंध में। शुरुआत होगी MS स्वामीनाथन से। कृषि इनका क्षेत्र है। हरित क्रांति के जनक भारत में कहलाते हैं। दुनिया में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन है? राजू श्रीवास्तव दोस्तों स्टैंड अप कॉमेडियन है। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो से इन्हें सफलता मिली थी, पॉपुलरिटी इन्होंने गेन करी थी। फिर दोस्तों सलीम दुर्रानी क्रिकेटर है। ध्यान रखना है दोस्तों, खेल तो आपका सेक्शन अलग से ही है, तो खेल से संबंधित जो खिलाड़ी या व्यक्तित्व हैं उनके नाम तो आपको ध्यान रख ही लेना है। सलीम दुर्रानी क्रिकेटर हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर हैं सलीम दुर्रानी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर राकेश झुंझुनवाला सब जानते हैं, प्रसिद्ध बाजार निवेशक। इन्हें भारत का वॉरेन बफेट और शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता है। दोस्तों बुल और बियर में आपको फर्क पता हो कमेंट सेक्शन में बता दें। फिर दोस्तों समर बद्रू बनर्जी भारतीय फुटबॉलर हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखें, खेल सेक्टर से संबंधित हैं। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं समर बद्रू बनर्जी, भारतीय फुटबॉलर हैं, ध्यान रखना है। पर सैयद सिबते रजी राजनीतिज्ञ हैं, झारखंड असम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। फिर दोस्तों डॉक्टर सुशोवन बनर्जी प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, एक वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर आप ये लाइन ध्यान रखें, मुझे कंटेक्स्ट समझ नहीं आया, आप यदि समझते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें। फिर दोस्तों ब्रजेंद्र कुमार सिंघल BSNL के पूर्व अध्यक्ष, भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक कहलाते हैं। कौन? ब्रजेंद्र कुमार सिंघल, इनका नाम जरूर याद रखें क्योंकि भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक कहलाते हैं ब्रजेंद्र कुमार सिंघल। और दोस्तों यूनिट 9 है साइंस टेक, IT से रिलेटेड है ना, आपको ध्यान रखना है इसलिए इस चीज का। फिर गोपीचंद नारंग उर्दू आलोचक और भाषाविद हैं। पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दोनों मिल चुके हैं। पद्म भूषण मिला था 2004 में, साहित्य अकादमी मिला था वर्ष 1995 में। फिर दोस्तों हरिचंद्र की यदि हम बात करें तो एथलीट हैं दोस्तों, 2 बार के ओलंपियन और 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं हरिचंद्र। कौन है? एथलीट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती डॉक्टर रमाकांत शुक्ल की, साहित्यकार हैं, देववाणी परिषद के संस्थापक हैं। देववाणी परिषद संस्थापक कौन है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, साहित्यकार हैं। फिर पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, पद्मश्री पद्म विभूषण दोनों से इन्हें नवाजा जा चुका है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। फिर बारी आती है प्रफुल्लकर की, उड़िया संगीतकार हैं, पद्मश्री इन्हें मिला है। फिर डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी है। दोस्तों याद रखना है 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक ने, यह तथ्य थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर दोस्तों जनरल SF रोड्रिग्स वायुसेना, दोस्तों भारतीय सेना के 15वें प्रमुख थे जनरल SF रोड्रिग्स। फिर बप्पी लाहिड़ी संगीतकार है, हम सभी जानते हैं। बेस्ट म्यूजिकल डायरेक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था शराबी फिल्म के लिए, कब? वर्ष 1985 में। फिर दोस्तों हेमानंद बिस्वाल राजनीति से संबंधित हैं, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं हेमानंद बिस्वाल। शकुंतला चौधरी दोस्तों समाज सेवी हैं। दोस्तों पांडुरंग शास्त्री आठवले, पांडुरंग शास्त्री आठवले स्वाध्याय आंदोलन से संबंधित समाज सेवक हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार वर्ष 1996 में मिल चुका है पांडुरंग शास्त्री आठवले को। स्वाध्याय आंदोलन और सामाजिक सेवक या समाज सेवा है, सेवा से संबंधित हैं या समाज सेवक है, जो आपको लगे आप पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों शांति देवी समाज सेवा, जमुना लाल बजाज पुरस्कार 1994 में इन्हें मिला था। फिर पंडित बिरजू महाराज नर्तक हैं दोस्तों, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। फिर चरणजीत सिंह हॉकी से संबंधित है, ध्यान रखें दोस्तों चरणजीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से है और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। फिर बारी आती है सिंधुताई सपकाल की,
समाज सेवी हैं। फिर सतीश कौशिक दोस्तों अभिनेता हैं। 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है सतीश कौशिक को। इनका निधन हो गया दोस्तों। ये अभिनेता हैं, इतना ध्यान रखें। फिर तुलसीदास बलराम फुटबॉलर हैं। वाणी जयराम पार्श्व गायिका हैं। के विश्वनाथ फिल्म निर्माता है, इन्हें दादा साहेब फाल्के 2016 में मिला। बालकृष्ण दोस्तों वास्तुविद हैं, रॉयल गोल्ड मेडल और पद्म भूषण इन्हें मिला 2022 में। लेटेस्ट है दोस्तों, ध्यान रखें, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में और पद्म भूषण 2022 में किसे मिला? बालकृष्ण दोषी को मिला। कौन है? वास्तुविद है। फिर बारी आती है नीलमणि फुकन की। दोस्तों असमिया कवि हैं, पद्मश्री 1990 में। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में मिला है किसे? नीलमणि फुकन को। फिर बारी आती है प्रभावेन सौभाग चंद्र शाह की, समाज सेवी हैं दोस्तों। फिर नवाब मीर बकत अली खां बालाशन मुकर्रम जहां, निजाम है दोस्तों, हैदराबाद के आखिरी और 8वें निजाम थे। इन्हें भी अब जरूर ध्यान रखें। हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था, किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा किया गया था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कब किया गया था यह भी बताएंगे। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है क्या? इनका नाम, किनका नाम? नवाब मीर बकरत अली खां बालाशन मुकर्रम जहां। ये निजाम है, 8वें निजाम, हैदराबाद के आखिरी निजाम है, जिनका निधन हो गया 15 जनवरी 2023 को। फिर विशंस हैं बेदी दोस्तों, क्रिकेटर और लेग स्पिनर हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं। प्रोफेसर रहमान राही कश्मीरी कवि हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार सियाह रूद जरीन मंच के लिए 2007 में मिला था। ठीक, इतने नाम को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पुस्तक में काफी सारे नाम हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारे नाम आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। बाकी आप अपने हिसाब से देखें, जो आपको ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं उन्हें प्रथम प्राथमिकता के साथ याद करें। आपको लगता है कि इसके पूछने की संभावना कम है, तो उसको आप अपने तरीके से याद करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से आपको लगता है उसको कम प्रायोरिटी दें। तो ये चीजें आपको करनी है। ठीक, फिर हम बात करते हैं विश्व में हुए निधन की। सबसे पहले शिंजो आबे, सब जानते हैं, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, और दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण मिला है। ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, विदेशी प्रधानमंत्री हैं, इन्हें पद्म विभूषण मिला है। किसको? शिंजो आबे को, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वर्ष 2021 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। राजनीति से संबंधित है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, राजतंत्र प्रमुख, 7 दशक तक ब्रिटेन की सबसे उम्रदराज महारानी रही हैं। कौन है दोस्तों ब्रिटेन की सबसे उम्रदराज महारानी? लगातार 7 दशक तक रही हैं, तो महारानी एलिजाबेथ सेकेंड या द्वितीय। पर मिखाइल गोर्बाचेव, इनका संबंध राजनीति से है, सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति हैं। फिर शेन वॉर्न, क्रिकेटर हैं, सब जानते हैं। विश्व में दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट विकेट लिए हैं शेन वॉर्न ने। पेले फुटबॉलर हैं दोस्तों, ब्राजील के महान फुटबॉलर, ब्लैक पर्ल के नाम से मशहूर हैं दोस्तों। फिर परवेज मुशर्रफ पॉलिटिक्स से संबंधित हैं, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। हिलेरी मेंटल दोस्तों साहित्य से संबंधित हैं, 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। कौन? हिलेरी मेंटल साहित्य से संबंधित है और 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। लुइस फ्लेक्चर अभिनेत्री हैं, ऑस्कर विजेता हैं। फिर डोमिनिक लापियरे, ये लेखक हैं, फ्रांस के हैं, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण मिला था 2008 में। किन्हें? डोमिनिक लापियरे को, लेखक हैं, फ्रांस के हैं और पद्म भूषण 2008 में इन्हें प्रदान किया गया। फिर ग्रांट बहल पत्रकार हैं अमेरिका के, कतर में फुटबॉल विश्व कप के दौरान इनका निधन हुआ था। ग्रांट बहल को, कौन है? पत्रकार है अमेरिका के। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। यदि क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे हिंट जरूर करें कि सर जो बातें आपने बताई हैं उनको जानने में आपकी रुचि बढ़ रही है और आपको फायदा मिल रहा है उस चीज से। यदि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ही हम इस प्रकार की गतिविधियों को आगे आप सभी के लिए कर पाएंगे, उसी से हमें मनोबल मिलता है। तो इतना आप जरूर करें। यदि आपको बेनिफिट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। चलिए अब बात करनी है चर्चित प्रतिमा की, प्रतिमाओं के बारे में जो स्थापित हुई हैं जगह जगह भारत में, दुनिया में भी और मध्य प्रदेश में भी। मेजर स्टैच्यू की हमें बात करनी है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारे एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमारा प्रश्न गलत ना हो इसलिए हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। प्रश्न के साथ शुरुआत होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दोस्तों 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण
कहाँ किया गया? बताएं कमेंट सेक्शन में, आगे हमें इस बारे में चर्चा करनी ही है, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थापित प्रतिमाओं की। इनको तो प्रथम प्राथमिकता के साथ आपको ध्यान रखना ही है। शुरुआत होगी दोस्तों कहाँ से? स्टैच्यू ऑफ वननेस से, एकात्म धाम से। कहाँ स्थापित हुई? ओमकारेश्वर। कहाँ पर? खंडवा में है। विशेष क्या है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ वननेस में? आदि गुरु शंकराचार्य की अष्टधातु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा को दोस्तों सितंबर 2023 में स्थापित किया गया या इसका अनावरण किया गया। स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ पर है? तो ओमकारेश्वर खंडवा में है। माँ अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा दोस्तों ग्वालियर में स्थापित की गई। यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर का भव्य स्मारक बनाया गया। दोस्तों यहाँ पर ग्वालियर लिखा हुआ है, इंदौर में कंफ्यूज मत हो जाना। फिर दोस्तों शहीद अमृता देवी बिश्नोई, इनकी प्रतिमा दोस्तों इंदौर में लगाई गई। 1730 में राजस्थान के खिजड़ी गांव में पर्यावरण से संबंधित बिश्नोई आंदोलन की नेतृत्व करता रही हैं दोस्तों। कौन? शहीद अमृता देवी बिश्नोई। इनकी प्रतिमा इंदौर में लगाई गई। माँ अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा ग्वालियर में लगाई गई। फिर टांटया मामा भील, भंवरकुआं चौराहा, इंदौर। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं, क्रांतिकारी हैं। ठीक है, फिर राजा भोज दोस्तों भोज उद्यान धार में इनकी प्रतिमा लगाई गई। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सागर में इनकी प्रतिमा लगाई गई। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा सागर के अटल पार्क में स्थापित है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। फिर वीरांगना रानी दुर्गावती जबलपुर में। रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी समारोह पर 5 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। दोस्तों 52 फीट ऊंची, ये जो फीट है उसको आपको बाद में याद करना है, सबसे पहले याद करना है किस स्थान या किस जिले पर स्थापित की गई। फिर आपको ये सब चीजें दूसरे फैक्ट याद करना है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी फैक्ट्स को आपके सामने लेकर आ रहा हूं क्योंकि जल्दी से ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि एग्जाम तक हमारी सीरीज ही कवर ना हो पाए। फिर दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर, ग्वालियर में माँ अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी स्थापित करी गई। भगवान राम की प्रतिमा दोस्तों गुना में स्थापित की गई है, इसकी ऊंचाई है 111 फीट। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा 21 फीट ऊंची है, कहां पर है? ग्वालियर में है। ठीक है, राजा हृदय शाह लोधी की प्रतिमा हीरापुर नरसिंहपुर में स्थापित। बुंदेला क्रांति के महानायक की अष्टधातु से बनी प्रतिमा है दोस्तों। बुंदेला क्रांति से संबंधित है राजा हृदय शाह लोधी। हीरापुर में इनकी प्रतिमा। स्वर्गीय सुषमा स्वराज, विदिशा में इनका स्टैच्यू या प्रतिमा बनाई गई। विदिशा टाउन स्वर्गीय सुषमा स्वराज की प्रतिमा, विदिशा टाउन में स्वर्गीय सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित की गई। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्म धाम कहां पर? ओमकारेश्वर खंडवा में। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है मध्य प्रदेश में स्थापित प्रतिमाओं की। दोस्तों मध्य प्रदेश तो हमने पढ़ लिया, यहां पर भारत होना चाहिए। भारत में स्थापित प्रतिमाएं, सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, हम सभी जानते हैं, हैदराबाद तेलंगाना में दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा पंचलोह से निर्मित है। दोस्तों फीट है, मीटर नहीं है, नहीं तो आप बोलेंगे देश की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। नहीं दोस्तों, यहां पर 216 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। किनकी? दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की। कहां पर? हैदराबाद तेलंगाना में, जिसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। क्या नाम दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। फिर दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, केवड़िया गुजरात में। सरदार पटेल की 182 मीटर है दोस्तों। यहाँ फीट था, यहाँ मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है केवड़िया गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वास्तुकार कौन है? इस प्रतिमा को बनाने वाले कौन है, आप हमें बताएं। तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी समृद्धता, बेंगलोर कर्नाटक। बेंगलोर के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौंडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। किनकी है? श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौंडा की। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहां पर है? बेंगलोर में है, कर्नाटक में। सबसे समृद्ध कौन है, सबसे प्रॉस्पर कौन है? बेंगलोर है। इस प्रकार से आप ध्यान रख लो, भले हो या ना हो, आपको निमोनिक्स बनाना है दोस्तों, और है भी, ऐसी बात है नहीं। ठीक, फिर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा। नॉलेज से आप ध्यान रखें, संविधान को बनाने में किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा नॉलेज था इस पर्टिकुलर फील्ड का, तो नॉलेज से सीधा याद होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बनाया गया। फिर दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा अलग है, हैदराबाद तेलंगाना में बनाएगी। 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया।
तो स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा, ये दोनों हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित करी गई। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज में भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा 70 फीट ऊंची लातूर महाराष्ट्र में बनाई गई। फिर स्टैच्यू ऑफ पीस दोस्तों दो जगह है, एक पौली राजस्थान में है और दूसरा जम्मू कश्मीर में है। तो जो पाली राजस्थान में है वहां पर जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की 27 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। जो स्टैच्यू ऑफ पीस पौली राजस्थान में है या पाली राजस्थान में है, वहां जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की 27 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और जो स्टैच्यू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में है, वहां पर श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। फिर स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाथ द्वार राजस्थान में भगवान शिव की 112 मीटर की प्रतिमा। और सीता माता प्रतिमा दोस्तों सीतामढ़ी बिहार में रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। दोस्तों अब यहाँ पर मीटर है या फीट है इस बात में मुझे डाउट है, नहीं तो फिर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सीता माता प्रतिमा सीतामढ़ी बिहार हो जाएगी। तो इस बात को आप कंफर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं लक्ष्मण जी की प्रतिमा लखनऊ उत्तर प्रदेश में 151 फीट ऊंची प्रतिमा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा बोधगया में, बोधगया किस स्टेट में, कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो बोधगया में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है वह शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा है। इस तथ्य को आप जरूर याद रखें। फिर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट दिल्ली में 20 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट प्रतिमा, बस याद रखें सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा इंडिया गेट दिल्ली। फिर अल्लूरी सीताराम राजू प्रतिमा पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश में स्थापित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी हैं दोस्तों, यानी 30 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि कांस्य से बनी हुई है, कांसे से बनी हुई है। इसका अनावरण कहा हुआ है पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश में हुआ है, किनका, अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का। फिर बात करते हैं नटराज मूर्ति नई दिल्ली में स्थापित लास्ट वैक्स मेथड से निर्मित 28 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति भारत मंडपम G20 के दौरान इसका अनावरण किया गया। फिर सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू दोस्तों हमने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, अभी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। यहाँ दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम और 200वां टेस्ट मैच खेला था, इतना आप ध्यान रखें। सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू किस स्टेडियम में बनवाया गया है, तो वानखेड़े स्टेडियम में बनवाया गया है जो कि मुंबई में स्थित है। ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपसे इतने जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, ताकि हमारी सीरीज जल्दी कंप्लीट हो पाए और आप इसको सिर्फ एक बार ना देखकर इसका रिवीजन भी कर पाए, ठीक है। फिर बात करते हैं दुनिया में स्थापित प्रतिमाओं की। सबसे पहले ध्यान रखना है महात्मा गांधी प्रतिमा पराग्वे में। पराग्वे के राष्ट्रपति कौन है, हमने चर्चा की है। अनावरण किया था एस जयशंकर ने। अनावरण किसने किया उसका आप ध्यान ना भी रखें, लेकिन ध्यान रखें महात्मा गांधी की एक प्रतिमा पराग्वे में और दूसरी प्रतिमा ओमान में और तीसरी प्रतिमा हिरोशिमा जापान में। कहां कहां पर, पराग्वे, ओमान और हिरोशिमा जापान, इन 3 जगहों पर महात्मा गांधी की प्रतिमा। और दोस्तों क्राइस्ट द प्रोटेक्टर प्रतिमा ब्राजील में 141 फीट ऊंची ईसा मसीह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और सरदार पटेल की प्रतिमा दोस्तों कहां पर, मरखम कनाडा में 9 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। पराग्वे, ओमान और हिरोशिमा जापान आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, महात्मा गांधी की प्रतिमा से संबंधित है। इसके बाद हमें चर्चा करनी है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्म धाम की, ठीक है। तो दोस्तों प्रतिमा में क्या है, 12 वर्षीय बालक के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य को दिखाया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। अनावरण हुआ था 21 सितंबर 2023 को। ऊंचाई है 108 फीट। स्थान ओमकारेश्वर मानधाता खंडवा जिला है। विशेष तथ्य की यदि हम बात करें तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ वननेस परिसर को अद्वैत लोक के नाम से विकसित किया गया है। अद्वैत लोक के नाम से इस परिसर को विकसित किया गया है। भविष्य में जहां आचार्य शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों भविष्य में कहां पर आचार्य शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो दोस्तों ओमकारेश्वर मानधाता खंडवा जिले में की जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करनी है दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर की। एक काम करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर की शुरुआत हम अगले वीडियो से करते हैं। तब तक के लिए आपको करना क्या है, बने रहना है हमारे साथ, ये सारी वीडियोस देखना है और भी बहुत सारी यूनिट हमने आपके लिए करवा रखी हैं।
उनको भी आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें, और दोस्तों शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी हमारी इस सुविधा का लाभ ले सकें। करना क्या है, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनके रिप्लाई करना है, साथ ही साथ वीडियो का फीडबैक भी आपको देना है। आप बोल सकते हैं सर आपने जल्दी क्यों बोल दिया, दिमाग में चीज़ें नहीं घुस पाई, सर ज़्यादा स्लो बोल रहे हो, थोड़ा तेज बोल दो, समय ज़्यादा लग रहा है। तो जो भी आपका फीडबैक हो, वीडियो आपको बेनिफिट हो रहा हो तो बता दें, और जो भी आपको कमी लगती है उसको भी बताएं, तो दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि समय कम है, ज़्यादा हम अमेंडमेंट कर पाएँ, ज़्यादा संशोधन कर पाएँ अपनी व्यवस्था में, जिस प्रकार से हम आपको वीडियो बनाते हैं, तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जितना हो सकेगा प्रयास किया जाएगा। बने रहें हमारे साथ, मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, और तब तक ना रुके दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।